हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आईटीआई थ्योरी के अंदर हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? चुंबकत्व। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म। तो बच्चों, चुंबकत्व के बारे में हमने अध्ययन तो कर लिया कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक के गुण क्या होते हैं, कुछ नियम थे इसके रिलेटेड, जैसे दायां हस्त नियम, हेलिक्स का नियम, सिरे का नियम, वो हमने सारे स्टडी कर लिए पिछले लेक्चर में। तो बच्चों, आज हम उसी से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं, कुछ न्यूमेरिकल के साथ और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको ले चलता हूं क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये आपके सामने है। देखिए, जैसे क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, देखिए क्या बोल रहा है कि चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट, चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। तो बच्चों, इसका सूत्र पूछा है, तो इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है? Fe3 तो बच्चों, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है, ये आप कॉपी में नोट कर लेना कि Fe3O की पावर जो है स्क्रिप्ट वो है 4। ठीक है ना बच्चों, इसको पावर नहीं बोलेंगे, इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं Fe3O4। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 1 टेस्ला बराबर है 1 टेस्ला। बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं टेस्ला जो है वो किसका मात्रक होता है? तो बच्चों, वो आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। ये होता क्या है? इसको हम B से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? B से। और B होता क्या है? फाई बटा A। मतलब फाई आपका क्या है? फ्लक्स, और फ्लक्स जो है वो वेबर में होता है और एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर में। तो बच्चों, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों, ये आप देख लो, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर आपका कौन सा है ऑप्शन में? तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन है, ये आपके सामने है। तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? B से। और इसका जो होगा फॉर्मूला वो क्या होता है? फ्लक्स बटा A। मतलब जितने एरिया के अंदर आपका फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो इसका बच्चों 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको बोला जाता है क्या? टेस्ला। तो बच्चों, यही पूछा है, 1 टेस्ला बराबर है। तो ये बच्चों आपके बिल्कुल गलत ऑप्शन है, आप इस पर मत जाइए। ठीक है ना। नेक्स्ट, रिलक्टेंस का मात्रक है। बच्चों, रिलक्टेंस जो होता है, रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस बराबर क्या होता है बच्चों? आपको पता है MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइड में फ्लक्स। ठीक है ना। अब यहां पर एक बात बताओ, MMF जो होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, वो किसके बराबर होता है? रिलक्टेंस को हम S से भी प्रदर्शित करते हैं, इज इक्वल टू MMF, एम्पियर टर्न, N इंटू I होता है, और बाय में फाई। तो यहां से अगर मैं कहूं तो मेरे पास क्या आएगा? देखिए, ये होता है क्या? टर्न, और ये होता है एम्पियर। ठीक है। और ये क्या होता है? वेबर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों? यहां से एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। बच्चों, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल गलत है, वेबर पर मीटर स्क्वायर बिल्कुल गलत है, एम्पियर पर वेबर भी गलत है। तो यहां से आप देख सकते हो कि एम्पियर टर्न पर वेबर आपका किसका मात्रक होता है? रिलक्टेंस का। और जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? S से। कई बार आप बुक के अंदर देखोगे तो RM से भी कर रखा होगा, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, रिलक्टेंस होता क्या है?
तो जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस आपका विद्युत क्षेत्र में क्या करता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, वैसे रिलक्टेंस आपका क्या करता है, चुंबकीय परिपथ जो होता है उसमें चुंबक के जो फ्लक्स होता है उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो रिलक्टेंस संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से और रेजिस्टेंस जो संबंधित है वो विद्युत क्षेत्र से। नेक्स्ट, चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ का मात्रक है। बच्चों आपको पता है कि चुंबकीय वाहक बल जो होता है एमएमएफ वो क्या होता है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम से बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई भी एक धारावाही चालक है और इसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, वाइंड कर रखा है, मतलब कॉइल जो है वो इस तरीके से वाइंड है, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर बच्चों मैं यहां से कोई भी सप्लाई देता हूं, अगर मैं यहां से सप्लाई देता हूं तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी, ये क्या है बच्चों, फेरों की संख्या n। तो बच्चों इस तरीके से आपकी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना, पहले आप इस तरीके से जाएंगे फिर इस तरीके से आपकी धारा प्रवाहित होती जाएगी। तो बच्चों एक बात बताइए मुझे कि एक तरीके से अगर मैं कहूं ये आपकी n है वो फेरों की संख्या है, I जो है वो धारा प्रवाहित है, तो MMF बराबर क्या हो जाता है, n इंटू आई। n इंटू आई क्या होता है बच्चों, n जो है आपका वो क्या होता है, टर्न, और I क्या है, एम्पियर, मतलब धारा है। तो MMF का मात्रक जो मेरा बन गया वो क्या बन गया, एम्पियर टर्न। क्या बन गया, एम्पियर टर्न। तो आप इसका आंसर करोगे एम्पियर टर्न। तो एम्पियर टर्न कौन सा है, बी ऑप्शन। टेस्ला गलत है, ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है। एम्पियर टर्न पर मीटर ये भी गलत है। वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी गलत है। तो बच्चों एमएमएफ का मात्रक होता है एम्पियर टर्न, इसलिए बी आंसर बिल्कुल सही है। ये आप यहां से देख सकते हो, पूरा मैंने क्लास में भी बताया हुआ है, फिर भी मैं यहां पर थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं कि जिन बच्चों की ये क्लास छूट गई थी या रह गई थी तो उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल कहलाता है। किसी पदार्थ का फ्लक्स, बच्चों ऊपर बोला है फ्लक्स और प्रति इकाई मतलब डिवाइड और क्षेत्रफल, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसका होता है। तो फ्लक्स बटे क्षेत्रफल बच्चों किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ये होता है फॉर्मूला, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों फाई बटा ए होता है। क्या होता है, फाई बटा ए। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। तो बच्चों यहां पर आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का बन गया। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बिल्कुल ए ऑप्शन। चुंबकीय बल रेखा गलत है, रिलक्टेंस गलत है, चुंबकीय वाहक बल गलत है। जब क्षेत्रफल मतलब फ्लक्स प्रति क्षेत्रफल आ जाए तो इसका मतलब यह चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का है। तो बच्चों बी को ही हम किससे प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से। ठीक है, क्वेश्चन आपके वो ही है, घुमा घुमा के पूछ रहा है बच्चों, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसे ही मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए, चुंबक के फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। चुंबकीय जो फ्लक्स घनत्व है जिसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बी से प्रदर्शित करते हैं, वो बी से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और अगर मैं देखूं तो बच्चों यहां पर b बराबर, अभी मैंने बोला था कि फाई बटा ए होता है, और फाई बटा ए अगर हम बात करें तो बच्चों यहां पर आपका क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर हो जाएगा। परंतु यहां पर बच्चों अंतरराष्ट्रीय मात्रक पूछा है, तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक में इसको बोला जाता है टेस्ला। और बच्चों यहां पर फाई जो होगा वो वेबर में होगा और वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, परंतु वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं क्या, टेस्ला।
क्या बोलते हैं, टेस्ला। पर यहां पर वेबर पर मीटर है तो गलत हो गया। टेस्ला आपका बिल्कुल सही है, एम्पियर टर्न पर मीटर गलत है, गोस गलत है। तो बच्चों जब इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक पूछे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का तो बच्चों आप क्या कहोगे, टेस्ला। नेक्स्ट, हिस्टेरिसिस हानियां कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। एक होती है बच्चों हिस्टेरिसिस हानियां, एक होती है भंवर धारा हानियां जिसको एडी करंट लॉस बोलते हैं। तो उनको कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्मर में और मशीन में भी आप पढ़ोगे कि हिस्टेरिसिस हानियां और जो आपकी भंवर धारा हानियां होती है वो कोर के अंदर होती है। तो ये बच्चों इसको कांस्टेंट मतलब नियत हानियां भी कहते हैं, क्योंकि आयरन कोर के ये पार्ट है ना। तो बच्चों जो आपकी कांस्टेंट होती है, एक होती है वेरिएबल जो परिवर्तित होती रहती है, उसको बोला जाता है कॉपर लॉस हानि। परंतु हिस्टेरिसिस हानि और भंवर धारा हानि दोनों लोह क्षति हानि के अंदर आती है। तो इसको हम कम करने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील। तो पटलित कोर को नहीं, स्टेनलेस स्टील कोर को नहीं, सिलिकॉन स्टील कोर को बिल्कुल सही है ये, और टंगस्टन स्टील कोर को नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि सिलिकॉन स्टील कोर को प्रयोग करके हम हिस्टेरिसिस हानियां को कम कर सकते हैं। बच्चों ये खत्म तो नहीं होगी पर इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगा जब घुमावदार तरीके से लपेटे हुए तार में प्रवाहित होती है। बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कोई भी एक ये आपका क्या है, कॉइल है जिसको मैं सोलेनॉइड कॉइल बोलता हूं, इसके ऊपर लपेटे हुए तार, और मैं तार को लपेट देता हूं इसके ऊपर। अगर बच्चों इस तरीके से मैंने इसके ऊपर तार को लपेट दिया, ठीक है ना, तो बच्चों इस तरीके से तार पे लपेट दिया तो इसको मैंने दे दिया सप्लाई। क्या दे दिया, सप्लाई। जब सप्लाई देंगे तो बच्चों इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी, धारा प्रवाहित। तो धारा प्रवाहित होगी तो बच्चों यहां पर जो है धारा प्रवाहित होने के कारण एक जो कॉइल होती है ना, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं अच्छे से कि कोई भी एक कॉइल है, जैसे मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूं। अब यहां पर इसको सप्लाई दिया, बात इसी की है, मैं आपको दोनों बता देता हूं। तो बच्चों यहां से यहां पर आपकी धारा प्रवाहित होगी और धारा प्रवाहित होने के कारण इस कॉइल के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जब ये आपकी कॉइल इस तरीके से लपेटी हुई है ना, तो इसके बार भी क्या होती है बच्चों, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किससे रिलेटेड है, कॉइल से। तो कॉइल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब इसमें से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र अगर है तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र किससे रिलेटेड होगा, चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड होगा। तो मैं कह सकता हूं कि चुंबकीय प्रभाव के कारण लपेटे हुए तार के अंदर क्या होती है बच्चों, धारा प्रवाहित होती है। तो मेरा जो आंसर है इसका क्या आ जाएगा, चुंबकीय प्रभाव। ना तो उसमें प्रभाव, ना रासायनिक, ना थर्मल। तो इसका जो लपेटे हुए तार में से जो धारा प्रवाहित होती है वो चुंबकीय प्रभाव के कारण प्रवाहित होती है। देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। कृत्रिम चुंबक बच्चों होता है आर्टिफिशियल। कौन सा, आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब कृत्रिम चुंबक। तो बच्चों अगर आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करता हूं, कृत्रिम चुंबक जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, एक प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं, उसको बोला जाता है नेचुरल मैग्नेट मतलब प्राकृतिक चुंबक, और ये कृत्रिम चुंबक। तो बच्चों कौन सा पदार्थ है जो कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बच्चों कोबाल्ट तो होता है ना, कोबाल्ट तो होता है, इस्पात भी होता है, एल्निको भी होता है, नरम लोहा नहीं होता बच्चों। तो नरम लोहा जो है वो आपका पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। कोबाल्ट होता है, इस्पात होता है, एल्निको होता है, एल्कोनेक्स होता है, बहुत सारा होता है धातु, मिश्र धातु, परंतु नरम लोहे का प्रयोग हम नहीं करते। तो बच्चों जो आंसर है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन मतलब नरम लोहा।
जो आर्टिफिशियल चुंबक क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित। मानव द्वारा निर्मित जो होता है वो आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, मोटर्स तथा जनित्र, जनित्र बोलते हैं बच्चों जनरेटर को, में निम्न में से कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों जब मैंने आपको चुंबक के दो टाइप पढ़ाए थे, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, उसके अंदर बच्चों आया था स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो बच्चों वहां पर अगर मैं बात करता हूं, स्थायी एक होता है स्थायी चुंबक, और स्थायी चुंबक कौन सा होता है बच्चों वो भी आपको पता होना चाहिए। स्थायी होता है परमानेंट। कौन सा? परमानेंट। परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक कौन सा होता है? टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी मैग्नेट, ठीक है ना। तो परमानेंट होता है, एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। तो बच्चों स्थायी चुंबक कौन सा चुंबक होता है? वो चुंबक जिसका चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक बना रहे उसको बोला जाता है स्थायी चुंबक। और अस्थायी चुंबक क्या होता है बच्चों? जिसमें चुंबकत्व का गुण तब तक रहता है जब तक हम इसको सप्लाई देते हैं, और जैसे ही सप्लाई हटा देते हैं तो उसमें चुंबकत्व का गुण भी खत्म हो जाता है। तो बच्चों यहां पर अस्थायी चुंबक जो है, ये अगर आप देखो तो मोटर और जनित्र के अंदर हम यूज करते हैं। मोटर और जनित्र पूरा आपका किसके ऊपर आधारित है कि जब किसी कॉइल को, जब किसी कोर को या रखे जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण? सप्लाई के कारण। सप्लाई बिना मोटर या जनित्र चलेंगे क्या? नहीं। तो बच्चों यहां पर अस्थायी चुंबक जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अस्थायी चुंबक का प्रयोग हम कहां करते हैं? मोटर तथा जनित्र में। तो प्राकृतिक चुंबक तो बिल्कुल नहीं, ना ही स्थायी, और ये सभी बिल्कुल नहीं। बच्चों अस्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों प्राकृतिक चुंबक का प्रयोग क्यों नहीं करते? प्राकृतिक चुंबक का प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें चुंबकत्व का गुण ना के बराबर है। अगर आज के चुंबक देखें तो बच्चों उनकी ना तो आकृति होती है, बिल्कुल बेडोल होते हैं, ना उनकी कोई शेप है, ना उनके अंदर चुंबकत्व का गुण है। तो बच्चों हम उसका प्रयोग क्यों करेंगे? तो आप अस्थायी चुंबक का प्रयोग कहां करते हो? मोटर्स तथा जनित्र में। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा मोटर तथा जनित्र में अस्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, एक कॉइल में 150 टर्न से 0.02 वेबर फ्लक्स उत्पन्न होता है। यदि 0.01 सेकंड में यह परिवर्तन होता है तो कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है बच्चिए। ये विद्युत वाहक बल मतलब वी वा बल, कहने का मतलब आपको क्या बताना है बच्चे? ईएमएफ मतलब वोल्टेज बतानी है, ठीक है ना। तो दिया क्या क्या हुआ है देखिए। सबसे पहले 150 टर्न मतलब एन का मान दे रखा है 150, 0.02 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न होता है। 0.002 वेबर, कोई दिक्कत नहीं है। 0.01 का समय है, टाइम आपका है 0.01 सेकंड, ठीक है ना। सेकंड में होता है समय, फ्लक्स वेबर में होता है, एन आपके 150 है। तो बच्चों आपके यूनिट तो बिल्कुल सही है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों होता क्या है, फॉर्मूला बता सकते हो क्या? एन फाई बराबर एल आई। कैसे आया ये? जैसे आप बोलते हो बच्चों कि फाई प्रोपोर्शनल आई, फाई प्रोपोर्शनल आई, तो फाई प्रोपोर्शनल को हटा के बराबर में क्या आ जाता है?
एल आई। तो बच्चों ये फ्लक्स उत्पन्न किस में होता है? फेरों की संख्या में। तो N इंटू फाई बराबर L इंटू आई। तो निकालना क्या है अपने को विद्युत वाहक बल निकालना है। तो बच्चों हम निकालते हैं, क्या करें फिर हम? देखिए सबसे पहले अगर मैं बच्चों आपसे एक बात करता हूं तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। एक तो ये फॉर्मूला होता है और एक आपके पास ये चीजें हैं। और यहां पर आपको पता है अगर मैं इसका पूरा फॉर्मूला लिखता हूं तो बच्चों यहां पर होता है क्या? ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है। और एक ये फॉर्मूला होता है ऊपर वाला। तो ऊपर वाला तो अभी यूज नहीं करूंगा क्योंकि एल का मान नहीं पता है, नीचे वाला यूज होगा। तो ये मैं अभी यूज करूंगा, नेक्स्ट मेरा यही न्यूमेरिकल है। तो ध्यान रखना, मैंने बता दिया है अभी, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको कैसे पुट करते हैं वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों माइनस क्यों लगाया मैंने? लेंज के नियम के कारण। तो यहां से अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो कितना आएगा? ई बराबर एन कितना है? माइनस तो है ही है, 150 इंटू डी फाई फ्लक्स का परिवर्तन 0.002 और डिवाइड में कितना कर दूंगा? डिवाइड में टी कितना है? 0.01। अब बच्चों आप समझदार हो, देखिए नीचे पॉइंट के बाद लाऊंगा तो 3 अक्षर है और ऊपर कितने हैं? यहां पर 2 है। तो बच्चों नीचे एक जीरो बचेगी कि नहीं बचेगी? बिल्कुल बचेगी। तो यहां पर पॉइंट हटा देता हूं, नीचे एक जीरो लगा देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 2 पंजा 10 और 5 30, 150। तो बच्चों ई की वैल्यू आ गई वो माइनस की 30 वोल्ट आ गई। कितनी आ गई? ई बराबर माइनस 30 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो ईएमएफ जो है बच्चों वो माइनस का 30 वोल्ट आ गया है, ठीक है ना। एन का मान दिया हुआ था, फाई आपका फ्लक्स परिवर्तन है, ये इतना वेबर फ्लक्स उत्पन्न होता है ना। तो बच्चों ये आपका डी फाई का वैल्यू कह सकता हूं मैं, ठीक है ना। और ये D2 कि इतने समय में परिवर्तन हुआ है 0.01। तो E बराबर होता क्या है? माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस का माइनस, एन का मान 150, डी फाई फ्लक्स का जो परिवर्तन है बच्चों यहां पर ये फ्लक्स उत्पन्न हुआ, ये फ्लक्स का परिवर्तन 0.02 टाइम 0.01। तो पॉइंट के बाद में यहां 3 डिजिट थे, यहां 2, तो 2 से 2 जीरो तो कट जाएगी, नीचे 1 जीरो बच जाएगी। तो बच्चों यहां से देखा मैंने कि 2 पंज 10 और 30 पंज 150, माइनस का माइनस, ई बराबर माइनस 30 वोल्ट, जो हमारा कौन सा आंसर हो गया? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन ऐसा और है, एक कॉइल में 600 टर्न है, इसमें 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर 0.04 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। कॉइल का इंडक्टेंस ज्ञात करें। तो बच्चों इसका मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया था जस्ट। क्या फॉर्मूला था मेरे बच्चे? N इंटू फाई बराबर L इंटू आई, याद है ना। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं कि जैसे अगर मैं कॉइल की बात करूं उसके अंदर जितनी धारा प्रवाहित होती है वो फ्लक्स के समानुपाती होती है। तो बच्चों फाई समानुपाती को हटाया, यहां पर इंडक्टर है तो एल आ जाएगा, एल इंटू आई, फाई बराबर एल आई हो गया। अब फ्लक्स किस में चेंज होता है या किस में उत्पन्न होता है? तो एन के अंदर होता है ना, तो एन फाई बराबर एल आई, एन मतलब फेरों की संख्या। तो बच्चों यहां से अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूं, एन मेरा है 600, फ्लक्स मेरा कितना है? 0.04 का, बराबर में एल मुझे निकालना है और आई कितना है? 4 एम्पियर। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बच्चों यहां पर एल बराबर कितना आ जाएगा? 4 बटे यहां पर 600 है और इंटू 0.04 है। अगर मैं 0.04 को हटा दूं तो बच्चों ऊपर कितनी जीरो लग जाएगी? पॉइंट के बाद 2 है तो ऊपर 100 लगा दिया मैंने। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 4 से आपका 4 कट गया, है ना। अब बच्चों यहां पर कितना आ गया? देखिए 1/6। तो 1/6 कितना होता है? देखिए सबसे पहले आप एन फाई बराबर एल आई किया, एन आपका 600, फाई आपका 0.04 है ना बच्चे। तो 0.4 मत लिखिए, 0.04 है यहां पर। तो 0.04 लिखिए। 0.04 अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास कितना आता है? देखिए 0.04
0.004, फिर वही गलती करेंगे ना। L बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 600 इंटू 0.004, और L के साथ 4 है तो वो 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इस पॉइंट को हटा के नीचे कितने जीरो लग जाएगी, 3 जीरो। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो बच्चों जब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखिए 4 से तो 4 काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 6/10 आ गया। L बराबर 6/10, और 6/10 क्या होता है बच्चों, 0.6 हेनरी, क्योंकि इंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा A भाग 0.6 हेनरी। नेक्स्ट देखिए, वह नियम जिसके अनुसार प्रेरित ईएमएफ तथा धारा एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि लेंज का नियम एकमात्र ऐसा नियम है कि अगर मैं कहूं कि मेरा एक ये कॉइल है बच्चों, जब मैं इसको सप्लाई देता हूं, अगर सप्लाई देता हूं तो इसके अंदर धारा भी प्रवाहित होगी, क्या होगी, धारा भी प्रवाहित होगी। परंतु इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होगी चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसी में उत्पन्न हुई ईएमएफ या चुंबकीय फ्लक्स उसका क्या करती है बच्चों, विरोध उत्पन्न करती है। तो बच्चों ये किसका नियम है, लेंज का नियम। तो बाकी ये ना तो फैराडे का नियम है, ना मैक्सवेल का है, ना लियोनार्ड का नियम है। तो बच्चों जब किसी कॉइल को हम सप्लाई देते हैं तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है और उस कॉइल में उत्पन्न होने वाली ईएमएफ या चुंबकीय जो फील्ड है तो वो उसी का विरोध उत्पन्न करती है। तो उसका नियम किसका है बच्चों, ये लेंज का नियम है। ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी आएगा, जब भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, किसी ध्रुव को पोल बोलते हैं कि ध्रुवता मतलब पोलैरिटी ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है एंड का नियम, सिरे का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये तो दोनों नियम है नहीं, और मैं आपको बता देता हूं एंड का नियम है। कौन सा नियम, एंड का नियम। बच्चों इसको बोला जाता है सिरे का नियम। क्या बोला जाता है इसको, सिरे का नियम। तो ये होता क्या है ये भी मैं बता देता हूं। सिरे का नियम ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से और डिफाइन कर देता हूं कि है क्या ये। बच्चों एक बात बताता हूं, सिरे का नियम होता क्या है। जैसे नॉर्थ और साउथ कैसे ध्रुवता इसके अंदर निकालेंगे, अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा आपको बताऊं, ये आपका मान लो नॉर्थ पोल है, ये है साउथ मतलब दक्षिण और उत्तर। तो बच्चों यहां पर अगर इस तरीके से है तो मैंने इसकी पोलैरिटी बना दी। क्या बना दी मैंने, पोलैरिटी, ठीक है। और ये आपका क्या है बच्चों, साउथ, तो इसकी भी पोलैरिटी बना देंगे। अब यहां पर देखिए ये मैंने इसकी ध्रुवता निकाली है, ठीक है ना। अब बच्चों एक बात बताओ कि क्लॉकवाइज कौन है और एंटी क्लॉकवाइज कौन है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए, ये अगर मैं बात करूं इसकी अगर ध्रुवता थोड़ी सी और सही बना देते हैं ताकि आपको तुम्हारे को क्लियर हो जाए। बच्चों जहां से आप स्टार्ट करोगे ना वहीं एंड होना चाहिए। अब देखिए इसकी पोलैरिटी ये है ना, इस तरीके से आगे की तरफ है ना। तो बच्चों यहां से अगर मैं कहूं तो इसकी पोलैरिटी ऐसे बन गई इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी पोलैरिटी देखो आप इस तरीके से है, और यहां पर आपकी इस तरीके से ये घूमेगा तो बच्चों ये ऐसा हो जाएगा। तो मैं यहां पर ये कह देता हूं कि सिरे का नियम क्या कहता है कि अगर हम एक सिरे से ध्यान से देखते हैं तो बच्चों जब विद्युत धारा प्रवाह की दिशा घड़ी की दिशा में होगी, घड़ी की दिशा का मतलब क्या होता है बच्चों, क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज को क्या बोला जाता है हिंदी में, इसको बोला जाता है बच्चों दक्षिणावर्त। क्या बोला जाता है, दक्षिणावर्त। तो जब आपका विद्युत धारा प्रवाह की दिशा आपकी क्लॉकवाइज होगी तो बच्चों वो कौन सा ध्रुव बताएगा, वो साउथ पोल बताएगा। और साउथ पोल कौन सा होता है आपका, दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव।
और अगर मैं इसकी एक बात बताऊं आपको, जब आपकी विद्युत धारा प्रवाह की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब वामावर्त होगी, तो वो कौन सा ध्रुव बताएगा? तो वो बताएगा बच्चों उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। और डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज, जिसको बोला जाता है वामावर्त। तो ये दोनों जो ध्रुव की ध्रुवता जो बताई गई है, वो कौन से नियम ने बताई है? एंड का नियम, मतलब सिरे का नियम। तो बच्चों इस प्रकार से हम ध्रुवता ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो बच्चों ये था आपका चुंबकत्व, और चुंबकत्व से संबंधित आपको मैंने जितना भी बताया है, प्रश्नोत्तरी मैंने बताई है, पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आने वाले भी हैं। तो बच्चों मैंने आपको पूरा चुंबक से रिलेटेड जितने भी नियम है उसके बारे में भी बताया, और उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे वो भी बताए। फिर भी आपको बच्चों इस तरीके का कंसेप्ट का यूज करके कोई भी क्वेश्चन आए आप बनाइए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो बच्चों मैं आपको बहुत ही जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जितने भी फ्रेंड्स आपके और रिलेशन में हैं, तो बच्चों आप उनको बोलिए कि आईटीआई थ्योरी है बहुत अच्छे से चल रही है और स्टार्ट हो गई है। यूट्यूब पर अगर आप देखोगे तो dlife.fun लिखो वहां पर, और उनको बोलिए कि इसकी आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी डेमो के तौर पर। वो बहुत ही अगर आपको पसंद आती है तो बच्चों इसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल पर जाके dlife.fun ऐप को, और विजिट कर सकते हो www.dlife.fun वेबसाइट पे जाकर। तो बच्चों मैं आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्द मिलूंगा, और आप भी एनर्जी के साथ क्वेश्चन को लगाते रहिए और खुश रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।